नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। क्या आपने भगत सिंह छात्र एकता मंच का नाम कभी सुना? या फिर आपने कभी हिमखंड हिमखंड नाम के किसी ग्रुप का नाम कभी सुना? नहीं सुना। निश्चित रूप से मैंने भी नहीं सुना था। बिल्कुल मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि साहब के इस तरह के कोई ग्रुप्स जो है वो होते हैं। लेकिन इन्हीं ग्रुप्स ने कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर एक गोष्ठी की थी और उसके प्रमुख जो अतिथि थे अतिथि वक्ता जो थे वो थे प्रशांत भूषण जी। मुझे लगता है कि अब आपको धीरे-धीरे कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने रविवार की रात में तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर में हिडमा निकलेगा, ये नारे लगाए। और कॉमरेड हिडमा लाल सलाम, ये नारे लगाए। और भी काफ़ी लोगों का और भी नाम लिया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कन्हैया का नाम लिया, तो मैंने कहा भैया कन्हैया तो जीवित है कि वो कितने कन्हैया मारोगे? अरे कन्हैया जीवित है भई, सबकी छाती पे मूँग दल रहा है। बेगूसराय में अभी-अभी उसने जो है वो सारी सीटें हरवाई हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसी हिडमा का जो क एक लेखा-जोखा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कांग्रेस भी बात नहीं कर रही। यहाँ तक कि आप ये देखें कि इसके नाम पर कम से कम 200 से अधिक तो केवल हमारे जो पुलिस फ़ोर्स है या आपके सीआरपीएफ और अन्य पुलिस फ़ोर्स हैं, उनके जवानों की ही हत्या का मामला है। 1 करोड़ रुपए का इसके ऊपर इनाम था। इस व्यक्ति के नाम पे वो आपको ध्यान हो 2012 की बात है शायद, जब घेर के दो 76 सीआरपीएफ वाले जवान एक साथ मारे गए थे। तो उसका नेतृत्व यही हिडमा कर रहा था। उसके अलावा कांग्रेस की पूरी जो लीडरशिप थी, पूरा जो नेतृत्व था, जिसमें महेंद्र कर्मा भी थे, जिसमें विद्याचरण शुक्ल भी थे, ये सारे के सारे आपको ध्यान है कोई झीरम घाटी नाम का एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें 27 लोग मारे गए थे, वो भी इसी हिडमा ने किया था। इसी के अलावा एक और कांड हुआ था 2020 में संभवतः, जिसमें कि कोई 22 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, वो भी इसी हिडमा ने किया था। 200 से अधिक तो केवल जवानों के शव इसकी गोलियों से छलनी हुए हैं। जवानों के सीने कहना चाहिए, बल्कि जवानों के सीने इसकी गोलियों से छलनी हुए हैं। इसके आतंक का ये हाल था कि जब से ये आया है, नक्सलियों की मुख्य धारा में आया है, 1992 में बताते हैं कि इसने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और कुछ वर्ष पहले ये इनकी सेंट्रल कमेटी में भी आ गया। सेंट्रल कमेटी का मतलब होता है कि ये समझ लीजिए कि कैबिनेट, जो माओइस्ट की कैबिनेट है, वो है सेंट्रल कमेटी। अब मज़े की बात ये है कि ये इनके अलग-अलग चेहरे हैं कि साहब ये अपने आप को कहते हैं कि साहब कि ये माओइस्ट पार्टी है। माओइस्ट पार्टी के अलावा आपको सीपीआई-एम मिल जाएगी, फिर सीपीआई-एमएल मिल जाएगी, इन सब के अलग-अलग छात्र संगठन मिल जाएँगे। सीपीआई-एमएल के अलावा आजकल सीपीआई-एमएलएल भी है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, जो कि बिहार में अच्छा खासा प्रभाव रखती है। और उस अच्छे खासे प्रभाव के उपरांत भी सीटें केवल 2 ही जीत पाई। जनता ने कम से कम भारत में जो इनके ब्रांड का विद्रोह था, उसका कभी साथ नहीं दिया, बंगाल के कुछ क्षेत्रों के अलावा। बंगाल में ज़रूर इन्होंने राज कर लिया 34 साल, और 34 साल के राज में इन्होंने पूरी तरह से बंगाल को कंगाल बना दिया।
बंगाल को कंगाल बनाने के पीछे भी उद्देश्य है। जब तक व्यक्ति कंगाल नहीं होगा, तब तक वो कम्युनिस्टों के चक्कर में पड़ेगा नहीं। तब तक जो कम्युनिस्ट का प्रोपेगेंडा है, उसके ऊपर काम काम करेगा नहीं। हालाँकि आजकल जो हम देख रहे हैं, यूएस का जो कल्चर चल रहा है, उसमें यूएस कल्चर में इसका उल्टा भी दिखने में आता है कि जो अत्यंत प्रॉस्परस जो लोग हैं, बहुत ही धनी लोग जो हैं, वो भी इनके चक्कर में पड़ के अपनी और कुछ नहीं तो फैमिली की ऐसी-तैसी करा के बैठे हुए हैं। अब दिल्ली में इनका महिमा मंडन हो रहा है कि साहब की हिडमा का। खैर, वो हिडमा का जो भी महिमा मंडन हुआ, जो भी उत्पात किया गया, सड़क रोकी गई, चिली स्प्रे किया गया, पुलिस के ऊपर लोग पकड़े गए, उनमें से 6 जेसी हैं, बाकी बेल आउट हो गए, उनके ऊपर सख्त कंडीशंस लगा दी गई। ये सब बातें दीगर हैं। बात ये है कि तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ने इनका पूरी तरह से समर्थन किया। ऊपर से आप ये देखें कि जो सीपीआई-एम है, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ दिनों पहले तक वो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी। अब नेशनल पार्टी नहीं रही, जब से उसका बंगाल का और त्रिपुरा का किला ढह गया, उसके बाद से वो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस था उसने खो दिया, क्योंकि अब वो केवल केरला तक सीमित है। लेकिन लेकिन उन्होंने कई सारे मुख्यमंत्रियों को, जिसमें आंध्र के मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इन सबको पत्र लिखे और पत्र लिख के कहा कि साहब कि आप इनके पीछे ना पड़ें, इनको समाप्त ना करें, कृपया इनसे बातचीत करें, ये बाहर आने के लिए तैयार है। तो क्या हुआ? आज तक तो तैयार नहीं थे। मैं यहाँ पर अमित शाह जी की बहुत ही प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीयों में एक वो पृथ्वीराज सिंड्रोम बड़ी जल्दी आता है। पृथ्वीराज सिंड्रोम मतलब ये कि अगर दुश्मन अपने घुटनों पर है और उसके बाद वो दया की भीख माँगता है, तो आप बड़े नरम हो जाते हैं, आपके हृदय में करुणा उफान मारने लगती है और आप उनको माफ़ कर देते हैं और उनको बाहर आने का अवसर दे देते हैं, और बाहर आने के बाद में फिर से वो रिग्रुप होते हैं और आपके साथ गद्दारी करते हैं। ये पूरी तरह से हमारे साथ ख़ास तौर से इस्लामी युग में बार-बार हुआ है। इसलिए अमित शाह अलग है। अमित शाह इस पूरे प्रकरण में बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं। उनके यहाँ माफ़ी नाम का कोई शब्द नहीं है इनके लिए, और वो जो रूथलेसनेस होनी चाहिए, जो शत्रुबोध होना चाहिए, वो शत्रुबोध, वो रूथलेसनेस, वो के दृढ़ता साफ-साफ दिखाई पड़ रही है। और उस दृढ़ता के कारण हम देख रहे हैं कि भाई लोग जो हैं वो बुरी तरह से फँसे हुए हैं, और भाई लोगों के पास अब और कोई चारा नहीं है कि वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, या तो जो बचे हैं 400-600 वो भी सारे के सारे या तो मारे जाएँ या अरेस्ट हो जाएँ या सरेंडर कर दें, या फिर वो किसी भी तरह से जाके खाली सरेंडर करके और अपनी जान बचा लें, और फिर उम्मीद करें कि कभी भविष्य में उनके भी दिन बहुरेंगे, तो उसके बाद फिर से वो इस चक्कर में आएँगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक बार किसी को आदत पड़ गई सभ्य समाज की, तो वो दोबारा इस प्रकार से जंगलों में जाकर, बीहड़ों में जाकर अपना भविष्य समाप्त करना चाहेगा। यदि आपको हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाएँ, तो आप याद कीजिए कि एक ज़माने में चंबल के बीहड़ों में डकैत हुआ करते थे, और उन डकैतों की इसी प्रकार की समाज में भी प्रतिष्ठा थी। इन नक्सलियों की तो समाज में प्रतिष्ठा रही नहीं। इनको यद्यपि बार-बार महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह के कि साहब कि ये तो धरती पुत्र हैं, ये तो आदिवासी है, और ये तो केवल अपने जंगल और अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यदि जो लोग अपनी जंगल और ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो भाई साहब लोगों, कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों, वो जो है अपने लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं। वो अपने लोगों को चिकित्सा और शिक्षा और सड़क
से वंचित नहीं रखते हैं। इनका तो पूरा किस्सा ही यही था कि भाई चिकित्सा, शिक्षा और सड़क यदि मिल गई लोगों को तो फिर लोग जो हैं वो अपने आप को वंचित कैसे कहेंगे, वो उनके चक्कर में कैसे आएँगे, वो पूरे सभ्य समाज से जुड़ जाएँगे, वो पूरे ट्रेड लिंक्स उनके बन जाएँगे, उसके बाद तो फिर उनका स्टेक बन जाएगा शेष भारत में, फिर वो उनके चक्कर में कैसे आएँगे। ये है नेक्सस टूटा है और ये जो रेड कॉरिडोर का खात्मा किया गया है, जो कि 250 लगभग 250 जिलों में हुआ करता था। वो 250 जिलों का मतलब आप ये समझिए हमारे 60% जिले, उस समय 600 जिले हुआ करते थे। 600 जिलों में से 250 मतलब लगभग 40% जिले जो थे, वो नक्सलवाद से प्रभावित थे। उनमें से आज केवल 3 बचे हैं, केवल 3। आप सोचिए, केवल 3 बचे हैं। अभूतपूर्व सफलता और ये जो देखा हमने दिल्ली में रविवार की सायंकाल, ये दिखाता है कि ये कितनी अभूतपूर्व सफलता है। कुल 50 लोग थे, इससे अधिक नहीं थे। पूरा भरत सिंह छात्र एकता मंच और हिम संघ जो था वो 50 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो थोड़ा धैर्य से काम लेती है। उस धैर्य से काम लेने के कारण घंटे भर का जाम झेलना पड़ा लोगों को, लेकिन उसके बाद फिर जो उनकी व्यवस्था की गई, वह सब आपके सामने है। याद करेंगे इसको हम, याद करेंगे कि ये जो लाल सलाम का जो अंत किया गया है जंगलों से, ये इस देश की जो बड़ी-बड़ी विजय गाथाएँ हैं। जी हाँ, उन विजय गाथाओं में पाकिस्तान के ऊपर विजय भी सम्मिलित है। उन बड़ी-बड़ी विजय गाथाओं में से एक है ये। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।